Hello everyone, welcome to Achievers Tube. My name is Arun Kumar Shukla, MTech in Mechanical Engineering. So my today's lecture on Power Plant Engineering. In this lecture, I will discuss previous questions of SSCJE exams related to Power Plant Engineering. तो दोस्तों, जैसा कि मैं ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, ये दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ SSCJE के एग्जाम के लिए। तो इसी सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पावर प्लांट इंजीनियरिंग। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने एनालाइज किया एसएससी के, और उसमें सबसे जो बेस्ट क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उसको मैंने एक ही लेक्चर में कंबाइन करके कंप्लीट कर दिया। तो ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग का कंप्लीट लेक्चर है, इसका कोई लेक्चर नहीं आएगा एसएससी सीरीज में। तो इसमें मैं आज स्टीम एंड गैस टरबाइन डिस्कस करूंगा, बॉयलर डिस्कस करूंगा और कंप्रेसर डिस्कस करूंगा, या ये सब टॉपिक्स मैं आज इसमें डिस्कस करूंगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और मैं अभी क्वेश्चन देखता हूँ अभी वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है थर्मल प्लांट वर्क्स। सेकंड है द रिकमेंडेड साइकिल फॉर द स्टीम पावर प्लांट। ओके, तो अभी मैं आपको थोड़ा थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ, उसका हम क्वेश्चन पे आएंगे। दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट ये दोनों ही रन करते हैं रैंकिन साइकिल पे। और ये साइकिल में क्या क्या कंपोनेंट है तो इसको हम देखते हैं डिटेल में। इसमें दोस्तों ये होता है आपका स्टीम टरबाइन, ये आपका है कंडेंसर, ये आपका बॉयलर, और ये आपका पंप। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो हाई प्रेशर स्टीम है जो पॉइंट 1 पे है, यहाँ पे 1 पे, इस टीएस डायग्राम में आप देखिए ये 1 पे है, ये टरबाइन में जाती है और ये एक्सपेंड करती है आइसेंट्रोपिकली। टीएस डायग्राम है तो ये आइसेंट्रोपिकली यहाँ पे एक्सपेंड करती है। और टरबाइन क्या है, एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, तो हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। और एक्सपेंड करने के बाद क्या होता है, ये जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर में अपनी हीट को रिलीज करती है और वाटर में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाने के बाद वो चली जाती है पंप में, और ये पंप इसको वाटर को अगेन फीड कर देता है किसमें, बॉयलर में। बॉयलर में अगेन हीट सप्लाई करते हैं हम लोग, स्टीम जनरेट करते हैं, और वो स्टीम को हम लोग टरबाइन में भेजते हैं। तो ये होता है वर्किंग प्रोसेस आपका रैंकिन साइकिल का। इसमें एक एक्सटर्नल कूलिंग टावर भी होता है। ये एक्सटर्नल कूलिंग टावर क्या करता है, कंडेंसर जो होता है यहाँ पे, इसमें हमको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर सप्लाई करना होता है, ताकि जो भी यहाँ पे टरबाइन एग्जिट में जो भी आपका आ रहा है वाटर और मिक्स्ड स्टीम, वो यहाँ पे कंडेंसर में जाके क्या हो जाएगा, सब कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना हीट रिलीज कर देगा। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर से हॉट वाटर जाता है कूलिंग टावर में। अगेन वो एक पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड उसको यहाँ पे आकर हम लोग कंडेंसर में सेंड कर देते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। इससे हमारे यहाँ पे कंडेंसर में जो वाटर होता है उसका एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन होता है, और इसी के अकॉर्डिंग प्रेशर भी मेंटेन रखते हैं हम लोग कंडेंसर का। पंप वाटर को डील करता है, और ये बॉयलर है। तो ये सब रैंकिन साइकिल के पार्ट्स होते हैं, आपने देखा इसमें। और टीएस डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसमें टीएस डायग्राम कैसे वर्क करता है इसका। मैं थोड़ा टीएस डायग्राम को डिटेल में समझाता हूँ। ये जो यहाँ पे है, ये तो आपको टरबाइन वर्क डब्ल्यूटी मिल गया। अगेन यहाँ पे ये हीट रिलीज कर रहा है कहाँ पे, कंडेंसर में। मैंने पहले बता दूंगा, ये कंडेंसर में हीट रिलीज हो रहा है क्यूएस, और यहाँ पे ये उसके बाद ये पंप आपको फीड करेगा बॉयलर में। तो ये आपका डब्ल्यूपी होगा। पंप वर्क यहाँ पे कंपेयर टू टरबाइन वर्क लेस होता है। पंप वर्क जो होता है वो काफी कम लगता है इसमें, क्योंकि ये आपका वाटर है, तो वाटर में ज्यादा पावर नहीं देनी पड़ती। अगेन यहाँ पे 4 to 1 में कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, जो कि बॉयलर में हीट सप्लाई होता है। ये हीट सप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं। यहाँ पे 1 एक सुपर हीटेड स्टीम है जो कि यहाँ पे एक्सपेंड करेगी। तो दोस्तों अभी मैंने बेसिक बताया है रैंकिन साइकिल के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो क्वेश्चन में आते हैं। थर्मल प्लांट्स वर्क ऑन रैंकिन साइकिल, सी ऑप्शन से हो जाएगा। सिमिलरली स्टीम पावर प्लांट भी आपका किस पे वर्क करता है, रैंकिन साइकिल में वर्क करता है। बेसिक क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। For the same maximum temperature in the cycle, the average temperature of the heat addition of the Rankine cycle compared to the Carnot cycle। दोस्तों मैं Carnot cycle आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
और अभी मैंने आपको डिस्कस किया टीएस डायग्राम ऑफ किसका, रैंकिन साइकिल का। तो मैं आपके लिए ये होमवर्क करता हूँ कि इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, आप इसको कमेंट सेक्शन में डालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप मेरा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देखिए, वहाँ पे करंट साइकिल मैंने डिस्कस किया हुआ, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, इफ अ रीहीटर इज एडेड टू रैंकिन साइकिल देन यूजुअली। आप थोड़ा देखते हैं कि रीहीट होता क्या है रैंकिन साइकिल में। देखिए दोस्तों, ये आपका टीएस डायग्राम है जो मैं बताया था आपको, टीएस डायग्राम है ये। रीहीट क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि रैंकिन साइकिल में जो स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड करते हैं, तो टरबाइन आउटलेट में ड्राइनेस फ्रिक्शन काफी लो रहती है। लो होने से क्या होती है कि वो वहां पे वाटर कंटेंट हाई होने के कारण वो ब्लेड को इरोड कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पे स्टीम को एक्सपेंड, थोड़ा सा एक्सपेंड करके उसको अगेन रीहीट कर देते हैं। रीहीट करने के बाद क्या हो जाता है कि वो स्टीम अभी यहाँ पे एक्सपेंड करेगा, तो ये ड्राइनेस फ्रिक्शन यहाँ पे आपको देख रहे हैं थोड़ा हाई है, वहाँ पे वाटर कंटेंट कम है। तो ये हमारे लिए हीट में लोग क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हीट सप्लाई भी हो रहा है और एक्स्ट्रा वर्क इनपुट भी मिल रहा है। तो रीहीट में क्या होता है कि वर्क इनपुट बढ़ता है आपका, बट हीट सप्लाई भी करते हैं। और एफिशिएंसी क्या होती है साइकिल की, वर्क नेट बाई क्यू सप्लाई। डब्ल्यू नेट होता क्या है, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। डब्ल्यू टी क्या है, H1 माइनस H2, ये टर्बाइन वर्क है H1 माइनस H2। और डब्ल्यू पी क्या है, पंप वर्क H4 माइनस H3, ये आपका पंप वर्क है। तो अभी दोनों का डिफरेंस जो होगा नेट वर्क डन होगा रैंकिन साइकिल में, डिवाइड बाई क्यू सप्लाई, जो क्यू सप्लाई 4 to 1 करते हैं हम लोग, ये क्यू सप्लाई हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस में पाया गया कि दोस्तों रीहीटिंग में क्या होता है कि नेट वर्क डन क्या होता है, आउटपुट इंक्रीज करता है। और क्वालिटी ऑफ स्टीम एट टरबाइन एग्जॉस्ट पे क्या होता है, जो आउटलेट टरबाइन पे होता है वो काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि ब्लेड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं रीहीट करने के। एफिशिएंसी इंक्रीज करना हमारा उसमें बहुत ज्यादा मोटो नहीं होता है। अब देखते हैं रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। रीजनरेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टीम कंडेंसर में जाता है उससे पहले ही हम 2-3 पॉइंट पे स्टीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पे एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, 3 पे एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। कंडेंसर में भेजने से पहले हम क्या करते हैं, उसको स्टीम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको उससे क्या करते हैं, वाटर को रीहीट करते हैं और उसको बॉयलर में डालते हैं। इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी क्या होती है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाती है। एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो बढ़ जाता है। मीन टेम्परेचर ऑफ, यहाँ देखिए आपने यहीं पे स्टीम लिया, वाटर को रीहीट कर दिया तो यहाँ तक पहुंच गया। जनरली हम लोग क्या करते थे प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ से लेके यहाँ तक हीट देते थे बॉयलर में। अभी रीहीट में रीजनरेशन में क्या करना पड़ा हमको, यहाँ से केवल इतना हीट ही सप्लाई करना पड़ा है। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द बॉयलर क्या होगा, डिक्रीज कर गया। इसलिए यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। इस केस में इनका जो वर्क डन है वो डिक्रीज कर जाता है। ये आपको याद रखना होगा रीजनरेशन में। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ रीहीटर नेट वर्क डन एंड एफिशिएंसी डिक्रीजेस। नहीं, ये तो गलत है, नेट वर्क डन तो बढ़ता ही है, एफिशिएंसी भी रिमेन सेम नहीं रहती है, एफिशिएंसी में कुछ चेंज आता है। बट यहाँ पे इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे क्या है, इंक्रीज कर रहा है और केवल सी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। और एफिशिएंसी आपका किसी कंडीशन में इंक्रीज भी करती है, कहीं थोड़ा सा डिक्रीज भी कर सकती है। इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क डन तो ऑलवेज इंक्रीज करता ही है रीहीटिंग में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीहीटर इन द स्टीम पावर प्लांट। यहाँ पे भी रीहीट का ही प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। इस टाइप क्वेश्चन में आपको अच्छे से रीड करना होगा पहले क्वेश्चन को। ऑलवेज, ऑलवेज एक बहुत ही अच्छा टर्म होता है, इसको देखते हैं आपका क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। तो अभी हमने देखा कि रीहीट में क्या होता है, वर्क डन इंक्रीज करता है बट एफिशिएंसी तो इंक्रीज नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, इसलिए आपको ए भी गया, सी भी गया, डी भी गया, आपको आंसर मिल गया। डी भी आपका करेक्ट आंसर होगा। बट हम लोग अभी सारे पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं। बी, ऑलवेज इंक्रीजेस द ड्राइनेस फ्रिक्शन ऑफ द स्टीम एट कंडेंसर इनलेट। बिल्कुल सही है, ड्राइनेस फ्रिक्शन तो आपका इंक्रीज करेगा ही। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है रीहीटर का। ऑलवेज इंक्रीज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। नहीं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ऑलवेज तो इंक्रीज नहीं करेगा, ये डिक्रीज ही भी कर सकता है।
ऑलवेज इंक्रीज द स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, ये भी सही है। तो इसलिए बी और डी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बी एंड डी आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, इसलिए आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। रेटिंग का जो एम है वो हमारा यही है कि हमको ड्राइनेज फ्रैक्शन बढ़ाना है। उसमें हमारा ये एम ये नहीं है कि हम वर्क आउटपुट ज्यादा बढ़ा दे टरबाइन का या फिर एफिशिएंसी बढ़ाए। ड्राइनेज फ्रैक्शन बढ़ाने से हमारा क्या होगा कि टरबाइन का जो आउटलेट पे होगा स्टीम, उसमें वाटर कंटेंट कम होगा, तो इसलिए टरबाइन ब्लेड को वो हार्म नहीं करेगा। बस हमारा ये रीजन रेटिंग का होता है। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट। देखिए थर्मल पावर प्लांट में मैंने बहुत सारे कंपोनेंट आपको पहले ही सेकंड स्लाइड में दिखाया था। तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको सबकी एफिशिएंसी आपको क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। तो अभी एक प्रॉब्लम में मैं नीचे लिया हूँ, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में कि क्या होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। देखिए द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट इज प्रोडक्ट ऑफ 5 कंपोनेंट। देखिए बॉयलर होता है आपका, मैंने बताया, तो बॉयलर की एफिशिएंसी, साइकिल जैसे रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी, मैंने मैकेनिकल एफिशिएंसी लेते हैं टरबाइन की, जनरेटर भी लगता है और टरबाइन आउटलेट पे, क्योंकि उसी से तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ऑक्सिलरी और भी लॉसेस को कंसीडर किया जाता है इसमें। तो आपकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है सारे एफिशिएंसीज को मल्टीप्लाई करने से मिलती है हम लोगों को। अभी मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ जो क्वेश्चन मैंने लिया है प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आईएएस एग्जाम में, गेट एग्जाम में भी पूछा गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन को समझिए। स्टीम प्लांट है जब बॉयलर एफिशिएंसी आप 92, बॉयलर की एफिशिएंसी कितनी 92% है, टरबाइन की एफिशिएंसी 94% है। हाँ टरबाइन में आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी लेनी है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और जनरेटर की 95% है, साइकिल एफिशिएंसी 44% है, 6% आपको क्या है जनरेटर पावर यूज टू रन द ऑक्सिलरी। तो ये जो जनरेटर पावर है ऑक्सिलरी रन कर रहा है, मतलब 94% आपका आ रहा है प्लांट में, इसको आपको ध्यान रखना है। तो वही हमने 90 सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपको ओवरऑल एफिशिएंसी जो मिल रही है वो 34% मिल रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है और अच्छे से आप इसको समझिएगा। अभी हम लोग देखते हैं बॉयलर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दोस्तों बॉयलर के बारे में देखते हैं हम लोग। एक्चुअली बॉयलर माउंटिंग होता है और एक होता है बॉयलर एसेसरीज। तो बॉयलर माउंटिंग ये बॉयलर का एक कंपोनेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयलर को सेफली रन करने के लिए किसी भी प्लांट में। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे बॉयलर माउंटिंग में होता है फ्यूजिबल प्लग जो कि गन मेटल का बना होता है। और ये क्या करता है कि अगर बॉयलर में वाटर लेवल एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर डिक्रीज कर जाएगा तो ओवर हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का बना होता है। जैसे ही ओवर हीटिंग स्टार्ट होगी वहां से फ्यूजिबल प्लग होता है बॉयलर माउंटिंग का। प्रेशर गेज होता है, प्रेशर मेजर करने के लिए मैनुअल होता है, क्लीनिंग के लिए फीड चेक बॉल्व होता है, ब्लो डाउन बॉल्व होता है और सेफ्टी बॉल्व होता है। दोस्तों बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसेसरीज के बारे में डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएससी के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस पर। बॉयलर माउंटिंग जो है ये आपका नेसेसरी है, इसको आप हटा नहीं सकते बॉयलर से। बट बॉयलर एसेसरीज क्या है, ये बॉयलर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये ऑप्शनल है, इसको आप लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, जरूरत होता है फीड पंप होता है। ये लोग ये सब क्या करते हैं, बॉयलर की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करती है, बॉयलर का जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करता है। ये सब आप अच्छे से याद रखिए। आपको कंफ्यूज कर सकता है किसी प्रॉब्लम में सारे 2-3 पॉइंट्स को ऐड करके, कौन सा बॉयलर एसेसरीज है, कौन सा बॉयलर माउंटिंग है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसे आप रीड कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी क्वेश्चन को टैकल करने में। फर्दर हम बॉयलर को देखते हैं, दो टाइप और होता है, सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल बॉयलर। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो होता है दोस्तों, प्रेशर जो उसका होता है वो 221.2 बार से एबव रन करता है। टेम्परेचर जो होता है 373 सेंटीग्रेड से ऊपर रन करता है। और ये बॉयलर जो होता है विदाउट ड्रम होता है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉयलर जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है ये बिना ड्रम के रन करता है। बेंशन बॉयलर का एग्जाम्पल भी है। सब क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है, ये क्या होता है, ये विदाउट ड्रम से रन करता है सब क्रिटिकल बॉयलर, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बॉयलर देखिए दोस्तों, फायर ट्यूब बॉयलर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। तो बॉयलर को भी आप अच्छे तरीके से, टाइप ऑफ बॉयलर, उसके एग्जाम्पल्स को आप अच्छे तरीके से रीड कीजिए और प्रॉब्लम्स जो भी पीएसयूज में आए हैं, गेट में आए हैं, और अभी मैंने सारे प्रॉब्लम तो लिए नहीं है, जो भी इजीली प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से टैकल कीजिए। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। आप क्वेश्चन काफी इजी है, एक बार आप रीड करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन जाते हैं हम लोग अभी। देखिए फंक्शन ऑफ ब्लो डाउन कॉक ऑफ द बॉयलर, फंक्शन ऑफ ब्लो डाउन कॉक ऑफ द बॉयलर, ठीक है। टू मेंटेन द वाटर लेवल बाय ड्रेनिंग एक्सेस वाटर, टू एम्प्टी द वाटर ड्रम, टू रिमूव द स्लज। ये एक्चुअली टीडीएस मेंटेन करने के लिए इसका यूज होता है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट होगा।
और आपको क्वेश्चन 9 देखते हैं दोस्तों भी। 9 क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें क्वेश्चन ये है कि सॉलिड फ्यूल हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि अगर किसी फ्यूल को हम बर्न करने तो कितनी हीट देगी पर केजी बर्न करने में। ठीक है, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कोक है और लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है। तो दोस्तों लिग्नाइट एंथ्रासाइट क्या है, टाइप ऑफ कोल होते हैं। एंथ्रासाइट की जो सीवी होती है सबसे हाई होती है, क्योंकि बाकी सब ये लो क्वालिटी कोल्स हैं, ये वुड की तो लेस होती है कोल से। तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फ्यूजल प्लग में ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ कि गन मेटल का बना होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल का बना होता है, ताकि जैसे वाटर लेवल डिक्रीज करे तो ओवरराइडिंग की वजह से वो इजिली मेल्ट कर जाएगा और सिस्टम हमारा जो है ऑफ हो जाएगा और सेफली सब कुछ बच जाएगा। तो लेड बिस्मथ होता है। बाकी आप गन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, तो आप इसको टिक कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें एग्जैक्टली करेक्ट होगा। मैं आपको, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बता चुका हूँ मैं आपको। एक न्यूमेरिकल मैंने लिया बॉयलर पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ द बॉयलर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग 2000 kg per hour of steam with enthalpy content 2426 kilojoule per kg from the feed water at temperature for 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और लिक्विड की एंथैल्पी कितनी है 168 किलोजूल पर केजी। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि बॉयलर दिया गया, उसमें आपको इतना स्टीम आपको जो है प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, और ये आपकी जो वाटर सप्लाई हो रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसकी एंथैल्पी ये है, और जो आपका वाटर फीड हो रहा है उसकी एंथैल्पी ये है। तो दोस्तों उस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, द बेंसन बॉयलर है, देखिए इसमें नो स्टीम ड्रम, ये एक सुपर क्रिटिकल बॉयलर है जिसमें स्टीम ड्रम होता ही नहीं है। ये आपको प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व करा दिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे यहाँ पे। एमएस आपको दिया हुआ है कि स्टीम किस रेट से इवेपोरेट कर रहा है बॉयलर से, आपको फिर एंथैल्पी भी दी गई है डिफरेंट पॉइंट्स पे, उसको भी एच और एच आर। एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री भी दी गई। एक्चुअली कितना बॉयलर इवेपोरेट करेगा, अगर हम इतना अमाउंट ऑफ वाटर स्टीम दे रहे हैं उसको इवेपोरेट कर रहे हैं और एंथैल्पी दी गई है आपको प्रॉब्लम में, तो आपका 200 पर केजी पर आवर्स का आंसर हो जाएगा। इसको आप समझिए, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे 200 दिया हुआ है एमएस, एच आपका दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ये 2426 माइनस, अच्छा ये स्टीम एंथैल्पी कंटेंट ये है फीड वाटर का एट टेम्परेचर 40 डिग्री से, और लिक्विड एंथैल्पी आपका ये है। तो आप यहाँ से मैंने उसी में पुट किया है फॉर्मूले में और आपका आंसर निकाल दिया, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों तो हम लोग अभी आगे देखते हैं। कर्टिस टर्बाइन एन एग्जांपल ऑफ, ये एक्चुअली स्टीम, ये एक्चुअली में यहाँ पे बात हो रही है हमारी स्टीम टर्बाइन की, और ये कर्टिस टर्बाइन एक टाइप का कंपाउंडिंग मेथड होता है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कंपाउंडिंग। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं पहले। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन इज डन, ये स्टीम टर्बाइन कंपाउंडिंग करते हैं, ऑप्शन रेट करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ द रोटर, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन लिखा है रिड्यूसिंग द ब्लेड फ्रिक्शन। थर्ड ऑप्शन लिखा है रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड। सी ऑप्शन है करेक्ट होगा। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि स्टीम टर्बाइन जो है उसमें जब हम लोग स्टीम टर्बाइन, जब अगर स्टीम को सीधा हम लोग टर्बाइन पे सप्लाई करेंगे तो उसका स्पीड होता है 30,000 टू 40,000 आरपीएम, जो कि हमको उतना नहीं चाहिए। उस आरपीएम पे हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग करते हैं कि हमको आउटलेट पे टर्बाइन का स्पीड कितना रखना है। वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि किस फ्रीक्वेंसी पे हमको जाके मैच कराना है वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्पीड को रिड्यूस करते हैं। इसलिए कंपाउंडिंग करना पड़ता है। कंपाउंडिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, होती है प्रेशर कंपाउंडिंग। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 15 का तो सी ऑप्शन है, आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन 14 में ये पूछा कर्टिस टर्बाइन। अब कर्टिस टर्बाइन क्या, उसी में से एक एग्जाम्पल है किसका, वेलोसिटी कंपाउंडिंग का, इंपल्स टर्बाइन का। क्योंकि वेलोसिटी कंपाउंडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, कर्टिस टर्बाइन जब किसी बनाते हैं तो यहाँ पे यूज करते हैं। कंपाउंडिंग आपको डिटेल में क्वेश्चन, एक ही 2 क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मैंने ले लिया। कंपाउंडिंग अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो मैं आपको बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गैस टर्बाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, गैस टर्बाइन साइकिल किस पे काम करती है, गैस टर्बाइन साइकिल ब्रेटन साइकिल पे काम करती है। ब्रेटन साइकिल क्या क्या कंसिस्ट करता है, देखिए दोस्तों बी एट, अगर मैं टी एस डायग्राम ड्रॉ करूँ ब्रेटन साइकिल का, तो ये टी हो गया, ये एस हो गया। मैं पहले बता चुका हूँ थर्मोडायनेमिक्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ब्रेटन साइकिल में 2 होते हैं एस, मतलब 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं।
और दो प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं, दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं। तो आइसेंट्रोपिक में देखिए 2 आइसेंट्रोपिक, तो यहाँ पे भी आइसेंट्रोपिक है, यहाँ भी सब में आइसेंट्रोपिक दिया है, तो बॉइलिंग तो होता नहीं है। और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो वहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एयर कंप्रेशर लीस्ट वर्क इनपुट विल बी नीडेड इफ कंप्रेशर इज, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस भी किया हूँ। आइसोथर्मल केस में आपको क्या होता है कि जो है वर्क लीस्ट लगता है, क्योंकि देखिए दोस्तों आइसोथर्मल केस में अगर मैं ड्रॉ करूँ, मैं यहाँ पे आपका पीवी वर्क का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं, अगर पीवी पी एंड वी, तो ये जो ग्राफ बनता था आपको बताया था, ये और ये, तो इसमें ये वाला जो टर्म होता था इसमें मिनिमम वर्क देना पड़ता था। ये आपको कौन सा था, n=1 था, ये आइसोथर्मल था, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी मैं थोड़ा सा कंप्रेसर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, उसके बाद मैं क्वेश्चन देखता हूँ आपको। देखिए दोस्तों कंप्रेसर जो होता है ये एक पंप टाइप का डिवाइस होता है, बट ये क्या करता है, जो फ्लूइड यूज जो जिस फ्लूइड को कंप्रेस करता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो काफी लो होती है, वॉल्यूम काफी हाई होता है कंप्रेसर के केस में। तो कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। ये आपका देखिए ये प्रेशर रेशियो है इधर, और ये आपका इधर मास फ्लो रेट है, ये आपका मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट इधर है। तो जब कंप्रेसर रन करता है तो वो 3 सेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज को रियलाइज किया गया, ए टू बी होता है और बी टू सी होता है। सी क्या होता है, चोकिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट मिलता है। बी टू सी क्या होता है, स्टेबल कंप्रेसर रन करता है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका आरपी क्या हो रहा है, आरपी डिक्रीज होने से मास फ्लो रेट बढ़ रहा है। बट एबी में क्या हो रहा है, आपका आरपी इंक्रीज करने से मास फ्लो रेट बढ़ रहा है। तो एबी क्या होता है, अनस्टेबल कंडीशन होता है, इसको सर्ज कंडीशन बोलते हैं। इसके कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर ऑसिलेट करता है और नॉइज भी करता है, और ये अगर बहुत थोड़ा टाइम के लिए कंटिन्यू होगा तो क्या करेगा, पूरे कंप्रेसर को डैमेज करके रख देगा। इसलिए इसको हम लोग सर्जिंग बोलते हैं, सर्जिंग अनडिजायरेबल है कंप्रेसर रनिंग के लिए। ये ग्राफ आप याद रखिए, आपको पता होना चाहिए कि बी टू सी क्या है कंप्रेसर की स्टेबल कंडीशन रनिंग का, और सी क्या है इसका अपर लिमिटेड चोक पॉइंट, यहाँ से ज्यादा मास फ्लो रेट हम लोग उसमें नहीं कर सकते हैं। अगेन मैं इंटरकूलिंग की बात करता हूँ कि कंप्रेसर में क्या होता है कि सपोज कंप्रेसर आपका कभी कोई एक स्टेज या 2 स्टेज या नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीज करने से क्या होता है, कंप्रेसर में बल्क इनपुट कम देना पड़ता है। सपोज ये सिंगल स्टेज कंप्रेसर है, आपने इतना बल्क इनपुट दिया, आपको ये काम हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे मल्टी स्टेज कंप्रेसर, सपोज यहाँ पे ये है, ये आपका 2 स्टेज में आपको कंप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे आपको वर्क डन कम देना पड़ेगा, बट आपको इंटरकूलिंग करनी पड़ेगी, इंटरकूलिंग करनी पड़ेगी। तो इंटरकूलिंग का जो प्रेशर है वो कैसे निकालें ताकि मैक्सिमम वर्क डन मिले हम लोगों को, तो इसके लिए दोस्तों सपोज मैंने यहाँ स्टेज में किया 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 स्टेज में गया है तो वहाँ पे 1/3 आरपी टू 1/3 हो जाता है P2 के लिए। फिर 3 के लिए क्या हो जाएगा, 1/2/3 हो जाएगा। तो 2 स्टेज के लिए क्या होगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे, जितना भी स्टेज होगा उतना 1 बाई करके उतना स्टेज वहाँ पुट कर देंगे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर देख लेंगे, वो हमारा क्या हो जाता है इंटरकूलिंग का बेस्ट प्रेशर होता है। अगर उस प्रेशर पे इंटरकूलिंग करेंगे तो हमको क्या होगा, वर्क डन नेचुरल मिलेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 1 by 1। What is the unsteady to and fro motion of the fluid that causes pulsation in the engine compression known as, देखिए दोस्तों चोकिंग तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम मास फ्लो रेट होता है, कंप्रेसिंग कुछ है ही नहीं, पल्सेटिंग यहाँ पे कुछ टर्म होता नहीं, सर्जिंग होता है करेक्ट ऑप्शन। तो डी दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए in a 2-stage reciprocating air compressor the suction and delivery pressure 1 and 4 है respectively for maximum efficiency the intercooling pressure। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 ही स्टेज है तो 1 into 4 रूट कर देंगे, 2 आंसर इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। रोटरी कंप्रेसर आर सुटेबल ऑफ, देखिए कंप्रेसर 3 टाइप के होते हैं, रोटरी होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग। तो ये आप के लिए होमवर्क, इसको अच्छे से रीड कीजिए और देखिए कौन सा कंप्रेसर किस कंडीशन के लिए होता है, और आपके लिए क्वेश्चन भी होमवर्क है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा ये लेक्चर खत्म होता है। पावर प्लांट के लिए मैंने जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किए, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम होने से आप कमेंट कीजिए, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।